सो हम देख रहे हैं इंडेस 1 के क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम क्वेश्चन देखते हैं इसकी मदद से। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये क्या बोलता है कि कंपनी ने स्टेटमेंट दे दी है अपने फाइनेंशियल्स में कि हमने सारे इंडिया से कंप्लाई किया है। ठीक है, कंप्लाइंस स्टेटमेंट दे दी है, पर ऑडिटर नहीं मानता। तो क्या कंपनी दे सकती है कंप्लाइंस स्टेटमेंट? तो आंसर है यस। तो ये उसके ऊपर था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर का क्वेश्चन। ये क्या बोलता है? ये बोलता है हमें कि एक कंपनी है, वो लॉसेस सफ़र कर रही थी और प्रॉफिट में थी। उसके बाद इंपोर्ट में टैरिफ हटे तो उससे उसको अब लॉस होने लगा है, क्योंकि अब लोग बाहर से खरीद लेते हैं। जो प्रोडक्ट बना रही थी वो लोग ज़्यादा ही पड़ रहा था। अब उससे लग रहा है कि अब वो लॉस जनरेट कर रही है, पर अब गवर्नमेंट ने दोबारा अनाउंस किया है कि वो टैरिफ लगाएगी और ये सोचते हैं कि करेंसी भी स्टेबल रहेगी। अगर ये दोनों हुआ तो ये गोइंग कंसर्न रह पाएंगे। तो हम ये कहेंगे गोइंग कंसर्न है, और उसमें ये दो मटेरियल कंडीशंस भी हैं, और इन दो मटेरियल कंडीशंस के साथ ये गोइंग कंसर्न है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? ये बोलता है हमें क्या हमें अगर एक कंपनी है, कंपनी ने एक हमें कमीशन की इनकम जनरेट करी है और एक सब एजेंट रख रखा था, उसको भी कमीशन की इनकम दी है। तो जो कमीशन की इनकम है, जो कमीशन का एक्सपेंस है, क्या ये सेट ऑफ हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 24। तो हम आगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। सो क्वेश्चन नंबर 24 किस बारे में बात करता है? क्वेश्चन नंबर 24 में पहला वाला बोलता है कि आप सब्सिडरी के लिए होल्डिंग ने कुछ खर्चा किया है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है सब्सिडरी के लिए होल्डिंग ने कुछ खर्चा किया है, फिर सब्सिडरी ने उसको रिम्बर्स कर दिया। तो क्या सेट ऑफ हो सकता है? हो सकता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि वेदर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट, क्या वो सेट ऑफ हो सकता है? गेन ऑन सेल ऑफ अदर एसेट से हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है when services are rendered in a transaction with an entity and service are received from same entity in two different arrangement can receivable payable। अगर एक एंटिटी से हमने कुछ रिसीव किया है, उस एंटिटी को कुछ पे करना है, तो उसके जो रिसीवेबल पेबल है, क्या उसके साथ जो रिसीवेबल पेबल है वो सेट हो सकते हैं प्रोवाइडेड हमारा इंडेस अलाउ करता हो, और दोनों बंदे मतलब कि लॉ अलाउ करता हो वो, और हम दोनों बंदे वो भी चाहते हो कि हाँ हमें ये करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, offsetting can in the addition paragraph financial liability should be offset and if legal entity has legal enforcement right to set off and entity intended to do this legally enforceable rights है। ठीक है, ओके, ये हो गया। और यहाँ पर अब आया 31। क्वेश्चन नंबर 31 पे 31 ये रहा। 31 क्वेश्चन बोलता है हमें ये 3 में बताओ आप कि ये वो सेम क्वेश्चन है कि ऑफसेट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो वेदर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ वन एसेट अनदर एसेट से हो जाएगा। एक्सपेंस इनकर्ड बाय होल्डिंग, ये भी हम पढ़ के आए, ये भी हो जाएगा। वेदर रेंडर्ड इन ट्रांजेक्शन एंड रिसीव्ड एंड सेम इन डिफरेंट अरेंजमेंट, क्या हो जाएगा। तो ये भी आसान था। ठीक है, तो अब आया हमारा कंपेरेटिव का फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4, और 22 21 भी है। तो पहले 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है? वो बोलता है कि एक कंपनी थी जो प्रिपेयर कर रही थी अपना 21-22 में, ठीक है, फाइनेंशियल्स, और उसने एरनलेसली 10 करोड़ का रेवेन्यू बुक कर लिया। अब जब वो टोटल रेवेन्यू रिपोर्टेड इन 21-22 जो था वो 80 करोड़ हो गया था। पर हाउएवर जब वो प्रिपेयर कर रहे थे 22-23 की बैलेंस शीट, तब उन्हें पता लग गया कि फाइनेंशियल, तब उन्हें पता लग गया कि ये हमसे गलती हो गई है। अब वो उसे रेक्टिफाई करना चाहते हैं। तो क्या थर्ड बैलेंस शीट लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि वो सिर्फ एक पीरियड पीछे ही है, हमसे पीछे ही है पीरियड, उस मतलब कि वो इफेक्ट नहीं कर रहा ओपनिंग वाले के लिए। अगर वो 2021 को अफेक्ट करता तो हमारे को फर्क पड़ता, पर वो 21-22 को अफेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए हम थर्ड बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। ओके, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है? एक कंपनी प्रेजेंट कंपनी फाइनेंशियल 3 years इंटरनली फॉर द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन कुछ नहीं कहते, क्वेश्चन कुछ नहीं है। कैन मैनेजमेंट प्रेजेंट द थर्ड, सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैन मैनेजमेंट प्रेजेंट द थर्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड एडिशनल इनकॉर्पोरेटेड जनरल पर्पस? यस। क्या वो हम थर्ड बैलेंस शीट दे सकती है?
क्या वो थर्ड ईयर कैन मैनेजमेंट प्रेजेंट द थर्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज एडिशनल? क्या सिर्फ और सिर्फ पीएल देना चाहती है अगर गवर्नमेंट हमारी एंटिटी, तो क्या दे सकती है? वो दे सकती है प्रोवाइड वो कंप्लाई करे हमारे इंडेस के इंडेस से। ठीक है, ठीक है। अगला है इफ मैनेजमेंट प्रेजेंट थर्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जनरल पर्पस एज कॉर्पोरेटिव इट इज नेसेसरी दैट इट्स स्टेट शुड बी कंप्लायंट विद इंड एस? यस। कैन मैनेजमेंट प्रेजेंट थर्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस only as additional comparative in general purpose finance without furnishing other component like balance sheet? Yes. Okay, so ये हो गया हमारा 21। नेक्स्ट हम जाएंगे 420 पे भी जा सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि XYZ एक कंपनी है into manufacturing and tractor plant mainly supplying component of the OEMs. The company does not have any subsidiary, joint venture, associate company. During the financial preparation, the account department is not sure about certain transaction. तो बताओ इन transaction क्या होगा? So सीधा पढ़ते transaction। There are qualifications in the audit report of the company in with reference to two indices. Is it mandatory to add a word standalone before the component of the financial statement? No. The company is an Indian company and preparing and presenting its financial statement. Is it necessary to write the financial statement that in financial statements have been prepared in? Yes। मतलब ये बोल रहा है करेंसी के बारे में, मतलब कि क्या वो एक करेंसी दिखा सकता है ये? यस, करेंसी लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। द कंपनी हैड सेल्स ट्रांजेक्शन विथ 10 पार्टीज। इसमें क्या है, इसमें 10 पार्टियां पिछले साल थी, इस साल में 4 से हमारा रिलेशन वो नहीं हुआ है कोई भी ट्रांजेक्शन। तो क्या हमें इनका कहना है कि हम 4 ना दिखाएं, दिखाना पड़ेगा क्योंकि आपको लास्ट ईयर आपके पास वो 10 की 10 थी, इसलिए लास्ट ईयर के कंपेरेटिव में आपको 10 की 10 दिखानी होंगी। दैट्स ये वाला हो गया 20th। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? एक रिटेल चेन ने एक्वायर किया है कंपटीटर को और उसने अपने उसमें अकाउंट्स में जो उसको रखा तो उसको प्रोविजनल बेस पे रखा, उसके बाद अगले साल अपडेट कर दिया। वो कह रहा है अब क्या उसे थर्ड बैलेंस शीट की जरूरत होगी? नहीं, क्योंकि वो स्पीड को अफेक्ट नहीं करता। ओके ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। Let's see question number 14. In December 2001, an entity entered into a loan agreement with bank. The loan is repayable with the contributed by promoter failing loan. इसमें क्या है, इसमें कंपनी ने लोन लिया और उसके जो शर्त थी कि इक्वल जितना लोन लिया उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा प्रमोटर भी 24 मार्च तक। अगर उसने फेल कर दिया तो लोन इमीडिएटली रिपेबल होगा। और क्या हुआ, प्रमोटर फेल हो गया कंट्रीब्यूशन लाने में, तो 25 मार्च को एनटीटी पहुंची उनके पास और एनटीटी को ग्रेस पीरियड मिल गया कि आप 30 जून तक ठीक कराओ। तो वो पूछता है क्या एज ऑन 31 व्हाट शुड बी क्लासिफिकेशन? तो ये करंट हो जाएगा क्योंकि ब्रीच हो चुका है। और ने ब्रीच के बाद अगर जो कंडीशंस हैं वो नॉन करंट रहने की वो यही हैं कि अगर बैलेंस शीट डेट पे या हमें या तो 12 महीने मिल जाए कि रेक्टिफाई करने के, या फिर अप्रूवल डेट तक वो हमारा कह दे कि आप मैं ब्रीच छोड़ दे रहा हूँ, यू कैन कंटिन्यू एज नॉन करंट, ब्रीच को इग्नोर कर दे वो। पर ऐसा नहीं हुआ है, राइट? तो ये करंट हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? अज्यूम दैट द एंटिसिपेशन दैट इट मे नॉट बी एबल टू गेट प्रमोशन। अब अगला क्वेश्चन बोलता है कि उन्हें लग रहा है, अब वो अभी आई नहीं है 24 मार्च, पर उन्हें लग रहा है कि प्रमोटर नहीं कर पाएगा। तो वो उसके वो बैंक के पास गया और उन्होंने अभी कहा कि हमें थोड़ा टाइम दे दो, जून तक का टाइम दे दो, और जून तक का टाइम एक्सटेंड कर दिया। तो अब क्या होगा, अब नॉन करंट ही रहेगा क्योंकि ब्रीच होना जरूरी है। ब्रीच अगर अभी ब्रीच नहीं हुआ है इसलिए अभी भी हम मानेंगे कि प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन ले आएगा और ये नॉन करंट ही रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 18। Company A has taken a long-term loan from Company B in month December. There is a breach of material as a consequence of which loan become payable on 30th. In the month of the company started negotiating with B and not one consequence. The financial statement were approved June and July में both company। अब क्या ये भी क्वेश्चन वही है कि लोन का जो वो था एग्रीमेंट उसमें कुछ टूट गया, ब्रीच हुआ कुछ फैक्ट्स मटेरियल प्रोविजंस का। तो अब कंपनी ए और वो बात कर रहे हैं, पर कंपनी ए की जो बैलेंस शीट है वो अप्रूव हो चुकी है जून में और दोनों जाकर राजी हुए जुलाई में, इसलिए करंट उससे करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी हो गया 29।
29 क्या बोलता है? 29 बोलता है एक्स लिमिटेड हैज अ लोन फैसिलिटी फ्रॉम द बैंक repaid within a 6 month from the end of reporting before the end of the reporting period X limited and into the original which existing loan roll over. अब क्या है, लोन था उसके 6 महीने बचे हुए थे सिर्फ रिपेड करना 6 महीने में, पर अब रोल ओवर कर गया उन्होंने फाइनेंस में 3 साल के लिए. हाउ शुड द लोन बी क्लासिफाइड? हमने कहा था अगर रोल ओवर कर गया बैलेंस शीट डेट से पहले कर गया, बैलेंस शीट डेट तक कर गया रोल ओवर, तो उसको हम नॉन करंट ही मान जाएंगे. और अगला, विल द आंसर बी डिफरेंट इफ द न्यू फैसिलिटी अग्रीड अपॉन बाय द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड? वाई, वट विल बी योर आंसर? यस, हमारा अगर न्यू फैसिलिटी आफ्टर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड होती तो हम उसको करंट ही मानते. ठीक है, यस. और विल द आंसर टू बी डिफरेंट इफ द न्यू फैसिलिटी नॉट येट टाइड ऑफ विद एक्सिस्टिंग बैंक बट एक्सिस्टिंग है पोटेंशियल. पोटेंशियल हम नहीं देखते, हम देखते हैं कि उसके बाद डिस्क्रिशन होना चाहिए, राइट? तो इसमें भी हम करंट ही माना जाएगा वो. ओके, तो ये भी 29 क्वेश्चन भी हो गया है. अब आया 25 और 30. पहले 30 देख लेते हैं. तो इन दिसंबर 2002 अक्टूबर द लोन इज रिपेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट. वन ऑफ द मटेरियल प्रोविजन ऑफ द लोन हैज नोटेड शुड क्रिएट द इक्विटेबल मॉर्गेज ऑन द बैंक एंड फेलिंग टू डू इन अप्रैल दे स्टार्ट नेगोशिएशन विद बैंक रिक्वेस्टेड नॉट टू डिमांड द ड्यू नॉन क्रिएशन ऑफ द इक्विटेबल. मीनवाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 30 मतलब अप्रूव ऑन में एंड मतलब अब ये इसमें वही क्वेश्चन है. उस यहाँ पर मई में अप्रूव हो गए हैं, पर जून में जाकर उन दोनों ने कहा कि डिसाइड हुआ है कि चल छोड़ देते हैं हम इसको, जो ब्रीच को. तो अब यहाँ भी करंट रह जाएगा. अब आया क्वेश्चन नंबर 5, 7, 9, 10. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? हमें ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड बताना है. कुछ नहीं है, सबको प्लस कर दो. 3, 1, 5, 5 खत्म. 5, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? बी लिमिटेड प्रोड्यूस एयरक्राफ्ट द लेंथ ऑफ द टाइम बिटवीन फर्स्ट परचेजिंग द रॉ मटेरियल टू मेक द एयरक्राफ्ट एंड द लास्ट डेट कंपनी 9 मंथ एंड द कंपनी रिसीव पेमेंट इन 7 मंथ्स आफ्टर डिलीवरी. तो कितना है? 9 + 7 16. तो लेंथ ऑफ हाउ शुड इट ट्रीट द इन्वेंट्री एंड डेटर्स? करंट. यस. 5, 7, 9, 10. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. X लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. हमें सब कुछ दे रखा है. ट्रेड पेबल ऑफ द कंपनी 12.5 मंथ्स के हैं. वे शुड बी क्लासिफाइड करंट और नॉन करंट. तो ये हमारा पहले ऑपरेशन निकाल लेंगे जो कि 14 है, और ये 12.5 के अंदर तो करंट है. ठीक है. 9, 10. 10th, entity had 2 different businesses, real estate and manufacturing of passenger vehicle. With respect to entity constructed residential apartment to operating cycle 3 or 4 year. With respect to business, वो कह रहा है कि उसमें क्या है, हमारे पास 2 बिजनेस हैं, एक रियल एस्टेट है और एक मैन्युफैक्चरिंग है, कि दोनों के लिए ऑपरेटिंग साइकिल अलग अलग होनी चाहिए. यस, दोनों के लिए ऑपरेटिंग साइकिल अलग अलग निकालनी पड़ेंगी. ठीक है, हो गया. 10th भी हो गया. अब आ गए हम 6, 8. क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल ऑफ एक्स लिमिटेड आर नॉर्मली रियलाइज इन 15 मंथ. हाउ शुड एक्स लिमिटेड क्लासीफाई? ये हमेशा करंट, क्योंकि हमारे ट्रेड रिसीवेबल करंट हम मानते हैं करंट पीरियड में ही होते हैं, चाहे वो हम मानेंगे कि हमारा ऑपरेटिंग पीरियड 15 महीने का ही है, तो ये करंट पीरियड होंगे. ठीक है, हो गया. 6, 8. क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि ऑन 1 अप्रैल 2003 चार्मिंग लिमिटेड इशू करती है 1 लाख बॉन्ड को 10 रुपये ईच पे. ठीक है, उसे 1 अप्रैल ऑफ ईच ईयर को इंटरेस्ट पेमेंट करनी होगी फिक्स 8% के हिसाब से, और 1 अप्रैल को हर इस साल 10% उसे 10,000 उसे वो भी रिडीम करने हैं अपने बॉन्ड्स. तो उसका बताओ करंट और नॉन करंट होगा. तो जो इंटरेस्ट पे करना है वो भी करंट होगा, जो 10,000 बॉन्ड रिडीम होने वो भी करंट होंगे, बाकी सब नॉन करंट होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया. अब आया 11. क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? एन एंटिटी हैज प्लेस अ सर्टेन डिपॉजिट विद द वेरियस पार्टीज, हाउ विद द फॉलोइंग डिपॉजिट शुड बी क्लासिफाइड? तो ये बता रहा है कि ये जो 3 बताओ करंट रहेंगे कि नॉन करंट रहेंगे. ये तो उसने इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट किया है, तो कभी भी वो डिमांड बैक कर सकता है, पर हम मानते हैं कि हमारा बिजनेस लंबा चलेगा, हमें इसकी जरूरत ज़्यादा लंबे टाइम तक पड़ेगी, इसलिए नॉन करंट रखेंगे हम. ठीक है. टेंडर डिपॉजिट, अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी. ठीक है, अब उसने डिपॉजिट किया है, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है कि वो शॉर्ट टर्म वो करंट रहेगा कि नॉन करंट रहेगा, डिपेंड करता है बहुत कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर. जीएसटी डिपॉजिट पे डिस्प्यूट, अगर डिस्प्यूट के लिए जीएसटी हम डिस्प्यूट में हमने अंडर डिस्प्यूट में जीएसटी पे किया है, तो वो डिपेंड करता है कि उस केस पे कि वो केस कितना लंबा चलने वाला है, ये भी केस टू केस डिपेंड करेगा. ठीक है, ये भी 3 हो गए. तो इसके दोनों के आंसर बहुत रहेंगे, उसका नॉन करंट रहेगा. ठीक है, अब हम आ चुके हैं 9 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया. अब 15 पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं.
तो यहाँ पर क्या है, OMN एक सब्सिडरी है एंड प्रोवाइड्स अ लोन 8% इंटरेस्ट, द लोन इज रिक्वायर्ड टू पेड व्हेनेवर डिमांड बैक। तो वो कह रहा है कि एक सब्सिडरी को OMN ने अपनी सब्सिडरी को लोन दिया है, तो बताओ किसकी उन दोनों की बुकों में कैसे ट्रीटमेंट होगा। तो OMN की बुक्स में तो उसे पता है कि उसे शॉर्ट टर्म में लेना है कि लॉन्ग टर्म में लेना, उसको करंट रखना है कि नॉन करंट रखना है, उस पर डिपेंड करता है कब मांगना चाहता है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत आंसर है। पर MN के लिए हमेशा वो कभी भी जब भी मांगा जाएगा देना ही पड़ेगा। उसके पास वो नहीं है, पावर नहीं है कि वो 12 मंथ ज़्यादा डिले कर सके। अगर उसे मांग लिया गया तो उसके लिए हमेशा करंट रहेगा MN के लिए। ओके, 15 भी हो गया। 15 के बाद 17, 15 के बाद 17 क्या बोलता है, एन एंटिटी परचेज मैन्युफैक्चर व्हीकल, टाइम बिटवीन द परचेजिंग ऑफ अंडरलाइंग व्हीकल एंड द व्हीकल डेट इज द कंप्लीट प्रोडक्शन डिलीवर्ड टू कस्टमर 11 मंथ्स, कस्टमर सेटल ड्यूज आफ्टर द 18। तो हमारा ये कितना हो गया 19 मंथ, विल द इन्वेंट्री एंड द रेट इज द करंट, यस अज्यूमिंग हमारे 19 मंथ्स हो गई ऑपरेटिंग साइकिल, और उसमें क्या इन्वेंट्री ट्रेड रिसीव कर माने जाएंगे, यस माने जाएंगे। अज्यूमिंग दैट प्रोडक्शन टाइम हैज विच से 15 मंथ and for time lag between the date of sale and collection for the customer, will your answer be different? No। अब हमारी जब 15 महीने और 13 महीने होंगी तो हमारा 28 मंथ ऑपरेटिंग पीरियड होगा, और तब भी हमारा आंसर सेम रहेगा। बढ़िया। 23 क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23, यस। तो 18 मंथ की ऑपरेटिंग साइकिल के मैंने वो बोलता है 4 केसों बताओ क्या होगा। द कंपनी हैज सम ट्रेड रिसीवेबल व्हिच आर ड्यू आफ्टर 15 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, सो कंपनी एक्सपेक्ट दैट विल बी रिसीव्ड विद द पीरियड करंट, क्योंकि 18 महीने 15 महीने में हो रहा है। ठीक है, द कंपनी हैज सम ट्रेड पेबल्स टू पे, पर 14 महीने को ट्रेड पेबल करने हैं, पर उसे लगता नहीं वो कर पाएगी, क्योंकि हमेशा एक्सटेंड हो जाता है, तभी हम करंट ही मानेंगे, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 18 है और वो 14 महीने पे करने हैं। ठीक है, अगर मांग लिए गए तो हम एक्सटेंड वो नहीं कर पाएंगे कि नहीं देंगे। ठीक है, द कंपनी वाज अवॉर्डेड टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 100 करोड़, उसमें से क्या है 5 करोड़ का डिपॉजिट करना है। द 5 करोड़ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड 18 मंथ, फोर्स डिपॉजिट विल बी रिमेम्बर्ड 6 मंथ, 24 मंथ्स में आने वाला, 18 मंथ्स हमारे पास ऑपरेशन साइकिल तो नॉन करंट हो गया। द कंपनी हैज ऑल्सो गिवन अ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट टू थर्ड पार्टी एंड रिसीव सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम 2 करोड़ विच पेबल ओवर द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट इफ द कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैंसल बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट टर्म ऑफ 18 मंथ देन इट कम इमीडिएटली करंट हो गया। ठीक है, ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 17, 23, 26, 27, 28, 26 पाइए। तो an entity has the following trial balance item, how should this item be classified, current or non-current? Receivables always current, advance to supplier always current, income tax receivable both, इंश्योरेंस पेयर्स इंश्योरेंस पे PP है या फिर इन्वेंट्री है, अगर PP है तो नॉन करंट, और अगर इन्वेंट्री बन जाएगा तो करंट। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा। वो कह रहा है कि हमारी ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है, 15 मंथ की। द कंपनी है ट्रेड रिसीवेबल व्हिच आर रिसीवेबल विद 12 मंथ डेट, ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ की है। रेडी द कंपनी हैज रिसीव्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 10 करोड़, द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर द कंपनी टू मेक अ डिपॉजिट 20%, द कंपनी ट्रेड मेड अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 2 करोड़, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड इन 14 मंथ्स, 70% डिपॉजिट हुई। तो इसमें से क्या है, कंपनी ने ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ्स की है, उसमें से उसने डिपॉजिट करना, अब उसने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया 10 करोड़ का, उसमें 20% डिपॉजिट करना 2 करोड़ रुपीज़, उसने बोला 14 महीने में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर और तुरंत 70% मिल जाएंगे, तो 70% तो हो गया हमारा करंट, उसका 30% मिलेगा 3 महीने बाद, तो वो हो जाएगा नॉन करंट। ठीक है, अगला, द कंपनी हैज सम ट्रेड रिसीवेबल दैट आर ड्यू आफ्टर 14 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट टू रिसीव एन अमाउंट विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दिस रिसीवेबल इन 14 मंथ, द मैनेजमेंट वुड लाइक टू प्रेजेंट द करंट, इट इज मैनेजमेंट डिसीजन, यस। वो 14 मंथ्स में उन्हें मिल जाने वाला है, और हमारी ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ्स की है। ठीक है, अगला, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस द कंपनी हैज 2 कॉन्ट्रैक्ट्स, total security deposit forward 3 received by X Limited, 1 received by these are repayable however if the contract got cancelled at terms of 15 month then the deposit becomes payable immediately। अब immediately payable बन जाएंगे तो हमेशा करंट मानेंगे। ठीक है, अगला, द कंपनी इज प्लानिंग टू रिप्लेस अ मशीनरी, इट हैज़ गिवन एन एडवांस ऑफ 1 करोड़। अब हमेशा जो एडवांस कैपिटल उसके लिए एडवांस दिया है वो हमेशा नॉन करंट होता है, और उसके बाद ये जो 0.5 उसने ओल्ड मशीनरी को बेच के कराए, इस पे हम मानेंगे करंट है। ठीक है, हो गया 26 के बाद 27 के बाद 28 हेरा। द होल्डिंग कंपनी
given a loan of intercorporate at a subsidiary that is recoverable, demand the interest rate 10%. Should the loan be disclosed as current or non-current in the books of holding company? डिपेंड करता है, जो हमने बात की थी, और सब्सिडरी के केस में उसको हमेशा करंट दिखाना है. अब है 12, 13 और 20. 12, 13, 29. 29 पहले देख लेते हैं. X Limited has a loan facility from the bank which is to be repaid within a period of 6 months from the end of the reporting. Before the end of the reporting period, X Limited bank enters into a contract arrangement that which will be rolled into expiry of the period. How should the loan be classified in the balance sheet of risky non-current? Will your answer be different? ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन. Why what will have new country up to ये हो चुका है. Will your answer be if the new bank ये भी हो चुका है. ठीक है, क्वेश्चन हो चुके हैं. 29, 12 एंड 13 देख लेते हैं. 12, 12, 12 एंड 13, 13, 13, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 एंड 13. 12, क्वेश्चन नंबर 12. तो पहला, an entity shall classify a liability as current and when it expect to settle by the liability in its normal operating cycle, and an entity develops tool to customers to normal alliance around 2-year completion. The material is supplied by the customer, hence the entity only renders the service for the entity receive payment upfront and credit the amounts received from income received. How would the income received for the advance be classified as current and current? Okay, current, क्योंकि उसका ऑपरेटिंग साइकिल ही इतना है. 12 के बाद 30. An entity has taken a loan facility from the bank that is to be repaid within a period of 9 months from the end of the reporting period. Prior to the end of the reporting period, the entity and the bank enters into an agreement whereby the existing loan will continuously roll over new facility which expire after a 5 period. How such loan be classified in the balance sheet? Non-current. Will your answer be different if the new facility agreed upon by end of reporting? Yes. Will your answer to the be different if the existing facility for one bank? Yes. Will your answer to the if new facility is not yet tied up by the existing bank but the entity has loan? Yes. Yes. And this is all. हमारे सारे क्वेश्चन थे, हमने भी 16 और 19 नहीं करे हैं. 16, 19 छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन हो गए हैं. थैंक यू.